खुला का जो प्रोसीजर है, ये केसेस सबसे ज़्यादा आने वाले केसेस हैं सिटी कोर्ट में। फैमिली साल में आप देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3,500 4,000 केसेस, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने केसेस आए, 3 से 3,500 के केसेस मंथली। ये जो मेरी जो अच्छा आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं रेफर कर रहा, आप केस नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कितने केसेस आ रहे हैं उसमें। तो यानी कि अगर हमारी और 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट का भी डेटा उठा लें एक साथ, तो 12-15 हज़ार केसेस साल के अंदर। बिल्कुल। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर हारून। दोस्तों, जैसे आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। देखें, सबसे पहले हमने लिया था FIR के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो ये मेरी स्क्रीन पर कार्ड्स चल रहे होंगे, आप वहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और दूसरी वीडियोस को जो हमने कवर किया था उसमें थे कोर्ट्स, हमारे कोर्ट्स किस तरह काम करते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आज देखें, हमारे साथ उमैर साहब मौजूद हैं, हमारे लॉ एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। तो आज हमने जिस टॉपिक को कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है वो भी, क्योंकि देखें फैमिली मैरिज के जो ये लॉज हैं और जो कोर्ट्स में जो आते हैं केसेस, तो उमर भाई माशाल्लाह उसके एक्सपर्ट हैं। तो हमने वही कोशिश की है कि उन चीज़ों को ज़्यादा कवर करें, और क्योंकि ज़्यादातर लोग वो जानना भी चाहते हैं। तो आज जैसे कि हम बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो तलाक़ और खुला के मामलात हैं, तो इंशाल्लाह हम उस पर बात करते हैं। तो उमर साहब से हम बिना वक्त ज़ाय किए बात करते हैं। उमर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, देखें ये जो डाइवोर्स और तलाक़ की जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि देखें जिस तरह माशरे में शादियाँ पसंद की और जिस हिसाब से चल रही हैं, तो शादियों में तो तेज़ी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि केसेस में भी काफ़ी, तलाक़ के और खुला के केसेस में भी काफ़ी तेज़ी आ रही है। तो ये क्या सिस्टम है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ आप इस पर रोशनी डालेंगे? हाँ नासिर भाई, देखें हमारे दीन में शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई सेक्रेमेंट नहीं है जैसे क्रिश्चियन लॉ में होती है, या वो हिंदू लॉ के मुताबिक वो नहीं कि 7 वचन निभाने हैं उन्हें, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट को हम किसी वक्त भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर ठीक है, बात ना बने, मामला नहीं बनते, तो आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। उस सिलसिले में हमारा कानून जो है वो हमें इजाज़त देता है। पाकिस्तान का हो जो कानून है वो, उसमें आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, वो ऑर्डिनेंस, नाम तो ऑर्डिनेंस है लेकिन अब वो एक्ट बन गया है। अच्छा। और हर सूबे में थोड़ी चेंजेस के साथ वो लागू होता है, ठीक है, सूबाई उसमें। और दूसरा जो है वो आपका है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का। अच्छा, ठीक है ना। ये 2 कवानीन इसमें एप्लीकेबल हैं। ठीक है। मैं अभी नॉन मुस्लिम्स और दूसरे उनकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात अगर हम एंड में अगर थोड़ा कर लें तो वो बेहतर रहेगा, लेकिन अभी हम फ़िलहाल उसी पे रहते हैं कि देखें मर्द के पास तो तलाक़ का ऑप्शन है, ठीक है। अब उसमें 1, 2 और 3 ये तलाक़ों में भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है? देखिए हमारे जो दीन, ये दीनी मामला आते हैं ज़्यादातर। हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। जो है ना वो कानून में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो हम दीन से ज़्यादा ऐसे लेते हैं। तो एक तलाक यानी कि तलाक 3 है, तलाक मर्रतान कुरान में जब कहा गया है 3 तलाक, 3 तलाक, ठीक हो गया। तो 3 तलाकों का मतलब ये नहीं है कि आप एक दफ़ा में तीनों दे दें, ठीक है ना, ठीक है, हो गया। लोग समझते हैं लोग तो जज्बात में दे देते हैं, वो एक ही शुमार की जाती है। अच्छा, 3 बार कहें या एक बार मुंह से निकालें ये अल्फाज, तो वो एक ही बार होगी। एक नशिस्त में, एक दफ़ा में, एक लम्हे के अंदर अगर किसी ने 3 दफ़ा तलाक दे दी तो, अच्छा इसमें फ़िरक़ों के मामला में नहीं जाता मैं, जनरल एक बात होती है, वो दीनी आलिम क्या कहते हैं भाई, वो बातें होती हैं। लेकिन हम अगर कानूनी बिल्कुल ठीक है कि एक वक्त में जब तलाक देगा कोई शख्स, तो वो कानून एक तलाक को कंसिडर करेगा, ठीक है, एक हो गया ये। और इसमें होता क्या है, ये मौका है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप जो है रुजू कर सकते हैं अपनी, यानी एक तलाक के बाद अहलिया से रुजू कर सकते हैं। दोबारा आपने रुजू कर लिया तो तलाक 2 रह जाएंगी, ठीक हो गया। तलवार लटकी हुई है, वही वाली बात, तलवार आपके ऊपर लटकी रहेगी, लड़की के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि वो 2 तलाकें जिस वक्त देगा तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो मौका है कि वापस आप आ जाएंगे। हमारा दीन जो है दीन फितरत है, ठीक, और फितरी मामलात को बिल्कुल इस तरह से अल्लाह से बेहतर कौन समझेगा। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। इसमें कोई टाइम बाइंड है, लिमिट है, यानी कि एक दे दी, अब क्या दूसरे दिन ही इद्दत के पीरियड से पहले होता है, मतलब मींस एक तलाक के बाद इद्दत भी? जी, हर तलाक के बाद इद्दत, हर तलाक के बाद इद्दत, जी, तलाक के बाद तो इद्दत लाजमी है ना। तलाक हुई,
तो वो लड़की जो है वो आपसे समझ लें अलग हो गई, मर्द से तो अलग हो गई ना, वो तो अब वो इद्दत में हो गए 3 महीना 10 दिन की जो इद्दत है, ठीक है इद्दत है वो उन्हें करनी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद उस दौरान अगर मर्द ने रुजू कर लिया, अच्छा उस दौरान, ठीक, उस दौरान अगर उसके एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड अगर किया तो वो फिर तलाक तीनों कंसिडर हो जाएंगे। अरे बड़ा पेचीदा मामला है, बहुत पेचीदा, ठीक है ना। तो ये दीनी मामला है, ये वैसे तो दीनी मामला है। हमारे टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट कर जाएगा अगर ये मैं इसमें तफसील में जाऊं। चले हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, फिर आपके ऊपर कमेंट भी बड़े बड़े आएंगे कि आपने इस फिरके का नहीं बताया, उसका नहीं बताया। चले ये हम इसको यहाँ रोकते हैं दीनी मामलात पे, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। वो बाकी चीज़ें लोगों को खुद भी समझ आती हैं। हम चलते हैं फिर इस पे कानूनी चीज़ों पे, ठीक है ना। तो तलाक वाली ये हो गई, और खुला के केसेस में तलाक के लिए मैं आपको बता दूं, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 है जो कि तलाक के बारे में है। 1961 का फैमिली ऑर्डिनेंस, ठीक हो गया, वो आपको लिंक दे देंगे। हाँ भाई, तो उसका सेक्शन 7 है कि तलाक जो है, अगर मर्द ने तलाक दी, उसका प्रोसेस क्या है। तलाक ऐसे भी नहीं कि दे दी बस, किसी ने ना सुनी ना किसी ने देगी, कुछ नहीं। अगर उसने खाली मर्द और औरत ही मौजूद थे उस दौरान भी दी है, या 4 लोगों के सामने भी दी है, तो वो उसकी इंटीमेशन देगा, यानी कि एक नोटिस, एक तरह का वो बनाएगा, आपको क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो होगी, एफिडेविट बनेगा, एक बाकायदा एक तलाकनामा जिसे कहते हैं, तलाकनामा बनेगा, डीड ऑफ डिवोर्स बनेगा, और उसमें जो है 2 गवाहान को डाल के और मुख्तलिफ चीज़ें उसमें अब सारा वक्त तायुन करेगा और सब चीज़ बताएगा कि भाई फला वक्त मेरी बीवी ये हैं और निकाह इस वक्त हुआ, मतलब पेपर में लिया आएगा वो सारी चीज़ों को, ठीक है। और इसकी इंटीमेशन बीवी को भी रिटन में देगा और यूसी के चेयरमैन को, जो इलाका यूसी है, ठीक है, उसके चेयरमैन को। इसमें भी यह है प्रोविजन कि यूसी का चेयरमैन जो है वो भी एक मीटिंग कॉल करेगा ताकि रिकंसिलिएशन हो। अच्छा, मतलब उसके पास ये इख्तियार होगा, उसको कानूनी बाउंड है, वो कानूनी बाउंड है, कानूनी तौर पे वो बाउंड है कि वो रिकंसिलिएशन कराएगा। अच्छा, हम तो अब तक यूसीस को सिर्फ यही समझते थे कि कचरा उठाएगा और रोड बनवाएगा, तो इसकी अहमियत काफी हद तक चली गई, खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी कानून वही बात कर रहा है कि उसको इंटीमेट किया जाएगा और चेयरमैन का ये इख्तियार है कि मियां बीवी को बुलवा के आपस में झगड़ा अगर सॉल्व हो जाता है तो वो मामला खत्म हो जाएगा, वो डीड ऑफ डिवोर्स एक्सपायर हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। भले वो एक तलाक कंसिडर होती रहेगी लेकिन वो एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन तलाक जो है वो मामला एक तरफ हो जाएगा और वो लोग अपनी ज़िंदगी एक साथ जी सकते हैं या अलग हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसी तरह आते हैं कि औरत खुला के लिए जी, वो किस तरह उसके अगर उसे अपनी शादी मतलब वो नहीं चाहती चला सकती, या उसे नहीं अब रहना उसके साथ, या कोई भी कानूनी, और इस्लाम हमें इजाज़त देता भी है उस बात की कि भाई अब उससे नहीं चल रही उसकी, तो वो अलग होना चाहती है, ठीक है। तो अब वो क्या करे, खुला किस तरह दायर करेगी या कैसे लेगी? आपने मतलब? खुला का लफ्ज़ तो पहले यूज़ कर लिया। हाँ। ये खुला का तरीका है, खुला का तरीका, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला, सेक्शन 8 का। अच्छा, सेक्शन 8 में तो ये खुला का नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये लिखा गया अदर वेज, क्योंकि अदर वेज में बहुत से और तरीके हैं, खुला ही एक तरीका नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकती है। अच्छा, मियाँ बीवी आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लें कि आप मुझे तलाक दे दो, मैं अपना महर जो है वो छोड़ देती हूँ। ये तो बहुत कम केसेस में होता होगा ना मेरे साहब, यहाँ होता है म्यूचुअल कंसेंट पे होता है, लोग करते हैं, इस तरह करते हैं। और इसमें क्या है, वही वाली प्रोसीडिंग होती है कि वो जो है म्यूचुअल कंसेंट से जब होती है तो उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रोसीडिंग में जाने हो तो सिर्फ यूसी वाले को बताना होता है कि बस ये हो गया, और या हद से ज़्यादा आप कोर्ट में बता दें कि भाई इंटीमेट कर दिया कि हमने, हमारी तलाक हो गई, आपकी मैरिज जो है वो। और नादरा में जब वो चीज़ जाती है तो वो ऑलरेडी एक लीगलाइज्ड वे। तो उसका निकाह कैसे मनसूख होगा, ये चीज़ें जैसे निकाह मनसूख हो जाएगा ना, वो डॉक्यूमेंट उसका जो है वही उसका तंसीफ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात मेरी पॉइंट पहले में रह गई कि तलाक जब देगा कोई, ठीक, तो उसको महर छोड़ना पड़ेगा, यानी कि वो महर बीवी को देगा, अदा करेगा उसको। अगर उसने नहीं अदा किया तो वो देगा। अच्छा, तलाक देने में उसे महर उसे अदा करना है उसका। अगर वो खुला अगर ले लेती है तो मेरे ख्याल से, और अगर वो खुला लेती है तो खुला लेने में लड़की को महर छोड़ना पड़ेगा, फोरगो करना पड़ेगा उसको। ठीक हो गया, ये हो गया। तो अब खुला की तरफ अगर आते हैं, इसमें प्रोसीजर क्या होगा? जैसे कि उसका खुला का जो प्रोसीजर है, ये केसेस सबसे ज़्यादा आने वाले केसेस हैं सिटी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट। कैसे, किस तरह, मतलब कि सबसे ज़्यादा, यानी कि साल में आप देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3, 3,500, 4,000 केसेस। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने केसेस आते हैं, 3 से 3,500 के केसेस मंथली। ये जो मेरी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं रेफर कर रहा, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन 1 ईयर में ना तकरीबन एक साल के अंदर आप केस नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कितने केसेस आ रहे हैं उसमें। तो यानी कि अगर हमारी और 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट का भी डेटा उठा लें एक साथ, तो 12-15 हज़ार केसेस साल के अंदर। बिल्कुल, एक शहर, यानी कि अगर औसतन देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर 1200-1300 केसेस। बिल्कुल, अल्लाह खैर करे भाई, बड़ी रिस्की। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अब प्रोसीजर
प्रोसीजर में हम आ जाते हैं, इसमें आ जाता है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। इसमें पूरा वेस्ट पाकिस्तान, हाँ पहले ये ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट का तो वो अच्छा तो ये वेस्ट पाकिस्तान अभी भी वही नाम से ही चल रहा है, 1964 का एक्ट है और ये पूरा प्रोसीजर डिफाइन करता है। पहली बात याद रखिएगा, इसमें सीपीसी अप्लाई नहीं होता। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर इसमें नहीं, इसमें सेकंड अपील नहीं होती। अच्छा, सेकंड अपील भी नहीं होगी उसमें, ये मैं आखिर में जाके बताऊंगा, लेकिन मैं इशारतन पहले ही बता रहा हूँ, इसमें सेकंड अपील भी नहीं होती और सीपीसी भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसके उससे उमर साहब बिल्कुल आप आसान तरीके से थोड़ा ना इसको बिल्कुल इसके प्रोसीजर को डिफाइन कर दें, ताकि देखने और सुनने वालों को ना, क्योंकि पेचीदगियों में हम ना जाएं और इतने इतने ऐसे जाएं, पेचीदा हो जाता है, तो हम इसे कम वक्त में और आसान अंदाज में। बिल्कुल ठीक है। अब हम आए थे खाली प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर कैसे, अगर कोई लड़की नहीं चाहती कि वो अपने शौहर के साथ रहना है उसे और वो उससे अलग होना चाहती है, तो वो क्या करेगी, तलाक मांगेगी, जिसको खुला कहते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 7 में वो एक दरख्वास्त दायर करेगी अपने ही ज़िले के जो जज होंगे, डीजे जो हैं उनके पास दाखिल होती है, लेकिन वो एक्चुअली जो है वो फिर आकर एक मजिस्ट्रेट के लेवल पे वो हल की जाती है। फैमिली जज उसे कहते हैं। फैमिली जज पे जो है वो उसे सुनेगा और फैमिली जज जो है वो आप जो दावा देंगे, उस दावे में जैसे प्लेंट कहते हैं, सेक्शन 7 है ये उस एक्ट का, उसमें दावे में जो है आप तमाम मामलात लिखेंगे कि भाई ये ऐसे वक्त वजूहात बता देंगे, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अलहदगी चाहते हैं, और जो भी मामलात हैं, कितने बच्चे हैं, क्या सामान डाउरी में था, उसकी लिस्ट अटैच होगी गवाहान की। इसके बाद 30 डेज़ के अंदर एक नोटिस जाएगा जिसके साथ कॉपी ऑफ प्लेंट भी जाएगी। सेक्शन 8 उसे डिफाइन करता है कि वो कोर्ट जो है वो ऑपोजिट पार्टी को, यानी डिफेंडेंट को, एक तरफ प्लेंटिफ हो गया, लड़की हो गई, और दूसरी तरफ डिफेंडेंट हो गया, ठीक हो गया, तो उसको जो है वो एक नोटिस जाएगा, उसके साथ कॉपी ऑफ प्लेंट जाएगी, और कॉपी ऑफ प्लेंट के बाद जो है उसको मौका है कि वो जवाब दाखिल करे अपना, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, जवाब दावा। सही है, वो सेक्शन 9 में आ जाता है। ठीक हो गया। अगर फर्ज करें, इधर क्या प्रॉब्लम क्या आती है, लोग डिले करते हैं, डिले में, हाँ, लड़के वाले जरा सा थोड़ा सा जो हमने ऑब्जर्वेशन में डिले के अलावा जवाब भी नहीं देते होंगे। जी, जवाब नहीं देते, तो जवाब नहीं देते तो क्या होता है, अब नोटिस तो चला गया, एक दफा कोर्ट का नोटिस गया, ठीक गया, वो किसी ने रिसीव अगर नहीं किया रिसीव, तो क्या होगा, नेक्स्ट में हियरिंग में वो बताएंगे कि भाई नोटिस रिसीव नहीं हुआ, तो बेलिफ अपॉइंट हो जाएगा। बेलिफ इज अ कोर्ट ऑफिसर, जो जाएगा, ठीक है, वो और वो नोटिस जो है वो उनको बाय हैंड देगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं लिया या वहाँ मौजूद नहीं है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में उससे कहा जाएगा, बेलिफ रिपोर्ट दाखिल करेगा कि भाई उनको नोटिस रिसीव नहीं हुआ, घर पे नहीं थे या वहाँ रहते नहीं है, किसी भी तरह भी डिले बहाने इन्होंने अपनाया, हाँ डिले हो गया, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट उसके बाद होगा पेस्टिंग। अच्छा, ठीक, वो नोटिस उसके घर पे चस्पा कर दिया जाएगा। ठीक है, हो गया, वो चस्पा हो गया। चस्पा होने के बाद जो है, गिलू से करेगा, थूक से करेगा मजाक कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, वो हो गया, जिस चीज से भी करेगा बस जो भी ठीक है, यानी कि कोर्ट का काम होगा कि असल वहाँ पर नोटिस वहाँ तक उनके पास पहुँचे किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन वो बड़े सियाने होते हैं लोग भी, उनको पता होता है नोटिस आ रहा है, दे रहे हैं, वो सिर्फ ना रिसीव करने के बाद होते हैं, हाँ, डिले करने के लिए, ठीक है। अब ये नोटिस उनको मिल गया, ठीक है, कोर्ट ने नोटिस आखिरी स्टेप में ये है, अगर फर्ज करें पेस्टिंग के बाद भी नहीं आते, पब्लिकेशन होती है किसी भी अखबार में, रिनाउंड अखबार में एक पब्लिकेशन दी जाती है कि भाई फलां फलां दावा है और उनके खिलाफ है, आते हैं तो आए, नहीं आते हैं तो फिर तो कोर्ट के पास एक्स पार्टी करने का फैसला है, ठीक है, यानी कि कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी खुला दे देगी। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्ज करें वो आ गए, ठीक है, जब आ गए तो सेक्शन 8 के थ्रू वो दरखास्त का जवाब देंगे, ठीक है ना, जवाब देंगे। जवाब देने के बाद कोर्ट जो है वो सेक्शन 10 में उनको बुलाएगा एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के लिए। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होगी वही बात जैसे मैंने आपको तलाक में बताई थी, ठीक, कि ये एक मुसालिहत का जज कोशिश करेगा रिकंसिलिएशन की। अच्छा, पहले रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग भी कहते हैं, मतलब पहला ऑप्शन जज ये देगा कि या तो आप आपस में, उस वक्त में आपके वकला भी मौजूद नहीं होंगे आपके साथ, मतलब जो लड़का लड़की होंगे उनके साथ वो वकला भी मौजूद नहीं होंगे, उन वकला को भी चैम्बर से बाहर कर दिया जाएगा कि आप लोग जाइए सिर्फ जज होगा और लड़का और लड़की बैठे होंगे। अब उनसे वो झगड़े की वजूहात पूछेगी कि भाई क्या वजह थी जिसकी वजह से आप लोग अलग होना चाहते हो, और कोशिश करेंगे कि मिला दें। नहीं मानते तो वो फौरी तौर पे एक ऑर्डर देगी, शॉर्ट ऑर्डर जिसे कहते हैं, ठीक हो गया, इंटरिम ऑर्डर कह लें या शॉर्ट ऑर्डर कह लें, वो फौरन एक ऑर्डर देगी और उसमें खुला उन्हें ग्रांट हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये खुला एक तलाक के इक्वल होती है। अच्छा, उसके बाद भी क्या ऑप्शन होता है कि बिल्कुल 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 नहीं तो क्या लड़की को अगर वाकई ही उसके साथ नहीं रहना, वो चाह रही बिल्कुल ही सेपरेशन, तो क्या मतलब उसको 3 दफा खुला का नोटिस? नहीं,
तो नहीं, एक खोला अगर हो गई है, हाँ, एक तलाक के इक्वल है। अगर 3 महीने के अंदर वो चाहते हैं तो प्रोसीडिंग तो चल रही होगी। अच्छा, वो तो ये होता है मेंटेनेंस मांगते हैं, हाँ मेंटेनेंस, डाउरी आर्टिकल्स मांगे जाते हैं, जहेज का सामान मांगा जा रहा होता है, तो प्रोसीडिंग तो चल रही होती है। हाँ हाँ, तो चांसेस ये है कि अगर फर्ज करें, ऐसा बहुत कम, बहुत ही रेयर चांस है देखा है, लेकिन ऑप्शन मौजूद है। इद्दत पीरियड के अंदर अगर लड़की चाहे कि नहीं मैं मानती हूँ कि गलती हो गई या जो भी मामला था, ठीक है, सुलह हो गई, जो भी, अच्छा मैं सुलह हो गई, मैं तो वो रह भी सकती है दोबारा से। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन है, वो इंटरिम ऑर्डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखें, खुला हो गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा भी तो ना उमर साहब, जैसे कि हमारे यहाँ जो जहेज़ का भी एक सिस्टम है, वो सब दिया होता है, सामान दिया हुआ होता है, सारी चीज़ें दी हुई होती है। अब जाहिर सी बात है वो लड़की वाले मांग रहे हैं, लड़के वाले देना नहीं चाह रहे, या चलो देना भी चाह रहे हैं, तो वो क्या कोर्ट उनसे दिलवाएगी या खुद जाके, कैसे, वो क्या चीज़? देखें आज के जो कानून जो था वो तो ये कहता था कि रसीद होना ज़रूरी है। अब कैसे रसीद संभाल के रखेगा बेचारा? एक बाप अपनी बेटी की किस तरह शादी करता है इस महंगाई में, और फिर वो रसीदें भी संभाल लो दूसरा, तो मतलब उसके ज़हन में ये तो नहीं होगा ना कि ऑर्डर है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर के तहत ये इफ्तिखार चौधरी की बेंच पे दिया गया था ऑर्डर, हाँ, और उसमें ये कहा गया था कि रसीदें रखी नहीं जा सकती। तो जो मेरी नज़र से बनेगी उसमें ही एक समझ लें आप थोड़ी बहुत एविडेंस चला के और आप काम करके, और ज़्यादातर उस लिस्ट को तस्लीम किया जाता है। चले तो ये मामला जो है वो प्री ट्रायल के बाद ये एविडेंस में यही चल रहे होते हैं कि मेंटेनेंस अप टू इद्दत पीरियड, अगर इसमें इद्दत में भी ये मामला होता है कि अगर प्रेगनेंसी है, हाँ, तो प्रेगनेंसी आ जाती है। हाँ, आपका सवाल मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक। तो प्रेगनेंसी अगर आई थी, ये भी दीनी मामला है, लेकिन ये मामला अगर, तो फिर अनटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी वो इद्दत चलती रहेगी, समझ रहे, इद्दत कंटिन्यू रहेगी, वरना फिर 3 महीने की इद्दत, 3 महीने, वरना फिर 3 महीने की, ठीक है। उस दौरान लड़की जो दावा करे पैसों का, नान नफके, वो उस दौरान क्या, वो तो उनके वकील लड़ रहे होते हैं। हाँ, वो केस तो चल ही रहा है ना, ठीक है। कानूनी तौर पे सेक्शन 12A में जो है इसे 4 महीने में कंक्लूड हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, चले ये तो सिस्टम है हमारा अभी, क्यों नहीं। तो एविडेंस चलेंगे आपके, एविडेंस चलने के बाद जो है आपका प्रोसीडिंग होगी, और उसके बाद सेक्शन 12 में आपको डिग्री या जजमेंट जो होगी, जो वो फाइनल जजमेंट, यानी कि अब आपका खुला हो चुका है, आप सेपरेशन खुला भी हो गया, और सामान के मामला जो भी है, अब लेन देन जो भी है, वो डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे का प्रोसेस। अच्छा ठीक है। देखिए उमर साहब, इसमें दूसरा सवाल भी बनता है ना, जैसे कि अब नॉन मुस्लिम्स भी तो ना हमारे मुल्क में, उनकी शादियों में तलाक या उनका सिस्टम क्या होता है, उनमें वो भी इसी तरह चलता है क्या? नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है उसमें जैसे हिंदू, हमारे हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, मैरिज रहते हैं ना। अच्छा, इनके प्रोसीजर जो है वो, उनमें डिवोर्स का प्रोसीजर है, हाँ, और उसमें ये चीजें फॉलो नहीं होती। ये मुस्लिम है, आप इस कानून को पढ़ें तो कानून मुस्लिम्स के लिए, अच्छा, मुस्लिम फैमिली लॉ, मुस्लिम फैमिली लॉ, इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए अलग एक्ट मौजूद है, और उनकी जो सिस्टम है, नहीं तो वो केस भी तो अदालत में आते तो जी, मतलब यकीनन कम है, और वो तो अदालत से ही होते हैं। अच्छा, उनके लिए तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना, कि वो घर में बैठ के तलाक या खुला ले लें। हाँ, उनमें तो क्या, हम तो यहाँ पे एक चीज, जो तलाक का मामला है, तलाक में तो घर बैठ के भी दी जा सकती है, कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं है किसी को, सही है ना। यहाँ तक कि खुला में जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर खुला ले ली उसने, तो वो सिर्फ 3 महीने या 2 महीने के जो टाइम है, उस दौरान वो कोर्ट में आएंगे, और फिर उन्हें खुला मिली, अगर सामान को कोई दवा नहीं है तो मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिर इसी तरह ठीक है, चलें। अब बचपन में जो छोटे चाइल्ड मैरिज क्या कह देते हैं, कि जो उनकी हो जाती है, जैसे कि एक नाबालिग लड़की है, ठीक है, 8 साल में, केसेस हुए हैं ना ऐसे, टीवी में भी हमने देखे हैं, लोगों ने अपनी लाइफ में भी लोगों से सुना होगा, देखा होगा, कि किसी हारी की बेटी थी वडेरे के बच्चे के साथ, या कर दी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर दी, यानी कि वो नाबालिग थी, समझदार नहीं थी, उसकी शादी कम उम्री में कर दी, ठीक है। अब वो एज बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, टाइम भी गुजर रहा है साथ में, अब वो इतना शऊर उसमें आ गया, उसमें सेंस आ गया कि भाई मेरी शादी तो ज़बरदस्ती की गई थी, बचपन में मेरी तो रजामंदी थी नहीं, अब उसे शादी कहूँ मैं या ना कहूँ, ये क्या उसे कानून कहेगा, लेकिन अब वो उससे अलग हो गई, अब उसको अलग होने के लिए भी क्या कुछ मतलब उसमें भी अदालत जाना पड़ेगा क्या, जैसे कि खुला की तरह जाना पड़ेगा? देखें, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी ये आ जाती है, अगर वो लड़की को जैसे मीडिया अटेंशन मिल गई या इस तरह का मामला हो जाते हैं, तो जिस वक्त वो शादी फर्ज करो वो 8 साल की थी, ठीक, तो वो शादी तो जायज़ ही नहीं हुई, वॉइड मैरिज हुई, ठीक है, वॉइड मैरिज हो गई। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वो 10-12 साल 15 साल उसके साथ रह ली, और बाद में वो क्लेम कर रही है कि मैं तो जो है वो मेरी वॉइड मैरिज थी, और वो जो है वो तो उस वक्त तो वो छोड़ी थी ना, वो तो और तो उनके वली ने तो की ना, मतलब अब उसने किस दबाव में की, तो वली कर देता है, वली कर देते हैं, लेकिन उमर साहब उन्होंने किस दबाव में की होगी, ये तो अब तो वो इतने साल के बाद जो है अगर लेगी तो फिर वो खुला ही होगी,
टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम इसको मतलब ये प्रोसीजर से गुजरेगी। हाँ, ये थोड़ा सा केस जब आए सामने, हाँ। उनके जो ग्राउंड्स होंगे तो उसमें अगर जनरली हम ये बात करें तो ये खुला ही बनेगी, वो खुला ही लेगी। अच्छा, यानी कानून उसमें भी उसको खुला की तरफ ही भेजेगा। क्योंकि उस दौरान यकीनन बच्चे भी होंगे, कोई ना कोई और मामला भी होंगे, तो क्या सब चीज़ इलेजिटिमेट हो जाए? बहुत टेक्निकलिटी, ये जज की प्रोरोगेटिव होगा, डिस्क्रेशन होगा कि वो क्या सोचेगा। अब जब डिग्री आ जाती है तो डिग्री को एग्जीक्यूट करना होता है, कोई भी डिग्री होती है उसको एग्जीक्यूट करना होता है, कोर्ट ही करेगी, वो सेक्शन 13 के अंदर होती है। ठीक हो गया। और 30 दिन के बाद, वो 30 दिन 1 महीना गुजरने के बाद डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एक अलग प्रोसीडिंग फाइल होती है, और उसमें जो है वो डिग्री की कॉपी और रसीदें जो भी वो लगती है, और कोर्ट जो है वो रिकवरी करती है। इसका भी टाइम तकरीबन 3 महीना 4 महीने का ही होता है, लेकिन ये भी साल 1.5 साल चल जाती है। चलते हैं केस। दूसरी बात, अपील। अगर फर्ज करें कोई शख्स है, उसे 1 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है, अच्छा 1 महीने इसमें उस दौरान अगर उसे कोई लड़के सेटिस्फाइड नहीं है, लड़का सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो वो जो है क्या करेगा कि वो अपील में चला जाएगा, और इसमें अपील डीजे के पास होगी। ये हाईएस्ट फोरम है। अच्छा, सही है ना? वो डीजे के पास अपील दाखिल करेगा। ठीक है। अपील में सेक्शन 14 के अंदर वो अपील होगी, और उसमें वो फिर जो भी मामला है उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा, लेकिन हो जाता है कि पैसों में कमी आना या मेंटेनेंस गलत लगा दी। अक्सर हमने ये केसेस मेरे नज़र से गुजरे कि मेंटेनेंस बहुत ही अननेचुरल किस्म की 50,000 60,000 होगी और वो लगा दी गई, ठीक है, और वो 10-10 महीने की लगा दी गई, तो लाखों रुपए बन जाते हैं, हर एक तो नहीं दे सकता। ठीक हो गया। ये तो उसको जो है वो कन्फाइन किया जाता है, क्योंकि जो मेंटेनेंस होती है वो उमूमन इद्दत पीरियड तक के लिए दी जाती है लड़की को, और बच्चों को तो फिर जब तक बालिग ना हो वो मेरे ख्याल से बच्चों वाला केस, हम कस्टडी का केस उसको अलग हम किसी दिन करेंगे। और आखिरी बात इसमें ही कहूंगा, अगर फर्ज करें अपील में भी कोई शख्स सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक हो गया, तो उसे फिर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सीपी लगानी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि इसमें कोई सेकंड अपील की ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये हमारे उसी टॉपिक को जाके मिलेगी, आप उसमें लिंक रख लीजिएगा। कोर्ट्स का हमने बताया था, जो हमने बात की थी, कुछ केसेस के अंदर सेकंड अपील नहीं होती, सेकंड अपील नहीं होती, तो सेकंड अपील फिर सीपी लगती है उसके अंदर। ठीक हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट कुछ ठीक है। ये पॉइंट्स कुछ जो रह गए थे उमर साहब ने इसको भी बता दिया। तो देखें, ये सीखने सिखाने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चल रहा है, तो इंशाल्लाह आज को हमने जो ये टॉपिक को कवर किया, तो आप इसे मुकम्मल देखिएगा और समझिएगा। और अगर कोई रब्ता करना चाहता है हमारे लॉयर उमैर भाई से, तो वो भी उनका मैं लिंक नीचे, क्योंकि ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, उनका फेसबुक का पेज भी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप बेफिक्र होकर उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, इन कानूनी पेचीदगियों पर बात कर सकते हैं। तो अब आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुझे और उमैर साहब को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी नेक्स्ट और कोई नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।